हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जो लोग टीआरई 3 के एग्जाम देने वाले हैं या टीआरई 3 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने टीआरई 3 में अपना फॉर्म फिलअप किया है, तो उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है, प्रैक्टिस सेट है। और इसमें जो प्रश्नों का जो हमने कलेक्शन किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीपीएससी के जो सिलेबस पैटर्न है और उसी के आधार पर इसमें प्रश्नों का सिलेक्शन किया हुआ है। और ऐसे प्रश्नों को इसमें रखा है जो कहीं ना कहीं पहले बीपीएससी में आ चुके हैं, और उसके मेथड को समझते हुए, बीपीएससी के जो प्रश्न पत्र मेथड होता है उसको समझते हुए इसमें प्रश्नों का सिलेक्शन किया है। तो मैं उन सभी साथियों से कहना चाहूंगी जो बीपीएससी टीआरई 3 की एग्जाम देने वाले हैं किसी भी सब्जेक्ट से। अभी तो मैं हिंदी सब्जेक्ट से इसमें प्रश्न पत्र सॉल्व कराऊंगी। इसके बाद जीके जीएस का भी प्रश्न पत्र मैं लेके आने वाली हूँ जल्द से। और आपका जीके जीएस और हिंदी सब्जेक्ट्स जो लोग अपना प्रश्न फॉर्म फिलअप किए हैं, जीके जीएस तो हर सब्जेक्ट में ही आएगा, हर वर्ग में आने वाला है। तो जीके जीएस एक ऐसा मात्र प्रश्न पत्र है जो हर किसी कैटेगरी के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें जो प्रश्नों का हमने जो सिलेक्शन किया है वो उन प्रश्नों का किया है जो कहीं ना कहीं बीपीएससी के जो एग्जाम पैटर्न है उसी के आधार पर प्रश्न पत्रों को ये प्रश्न प्रैक्टिस सेट बनाया है। तो कहना चाहूंगी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल के माध्यम से बीपीएससी की रियल और ऑथेंटिक जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। साथ में आपका प्रैक्टिस महत्वपूर्ण और उच्च स्तर का बनता रहे, तो मेरी एक यही उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 से हम अपने प्रश्न पत्र को स्टार्ट करेंगे। ये हिंदी सब्जेक्ट का है। जिन लोगों ने हिंदी सब्जेक्ट से अपने प्रश्न पत्र में वो सॉरी टीआरई 3 में अपना फॉर्म फिलअप किया है उन लोगों के महत्वपूर्ण है। साथ ही उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो लोग, और क्योंकि हिंदी जो है एक हमारी मातृभाषा है, तो सामान्य हिंदी के पार्ट का जो सिलेक्शन है वो भी किसी न किसी रूप में आता ही है। तो इसी आधार को लेकर के जीके और हिंदी एक ऐसा पार्ट है जो हर सब्जेक्ट हर पेपर में आता है। तो मैं कहना चाहूंगी जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी सब्जेक्ट के हों, क्योंकि हिंदी और जीएस हर सब्जेक्ट हर विषय के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न पत्र हम वो सॉरी पहला प्रश्न है हमारा 51 से हम स्टार्ट करेंगे और 150 तक हम ये प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। और इसमें प्रश्नों का जो सिलेक्शन है वो उन प्रश्नों का है जो बीपीएससी कहीं ना कहीं पहले करा चुका है। कहीं ना कहीं बीपीएससी में किसी न किसी एग्जाम में ये कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं। तो कहना चाहूंगी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सभी के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देख करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, नाथ पंथ का दार्शनिक आधार है। हम लोग जानते हैं नाथ पंथ हमारे हिंदी सब्जेक्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। नाथ पंथ पूछा है किस इनका जो नाथ पंथ का दार्शनिक आधार क्या है, किस मत से ये अनुयायी हैं। तो ऑप्शन है इसमें जैन धर्म है, जैन मत है, शाक्त मत है, शैव मत है और बौद्ध मत है। तो कहना चाहूंगी आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा शैव मत। नाथ पंथ जो है शैव मत के अनुयायी थे। इनका जो नाथ पंथ का बोला जाए कि इसके संस्थापक कौन है, तो मत्स्येंद्र नाथ इनके संस्थापक हैं। मत्स्येंद्र नाथ इनके नाथ पंथ के संस्थापक हैं। और इसका जो समय काल है वो 9वीं सदी से लेकर के 10वीं सदी तक है। 10वीं सदी के आसपास ये नाथ पंथ का जो संस्थान चला था, और वो 9वीं और 10वीं सदी के बीच का है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी सही। ठीक है, 51 का सी सही, यानी कि शैव मत के अनुयायी हुआ करते थे ये नाथ। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा है नाथों की संख्या। अगर पूछी जाए तो नाथों की संख्या देखी गई है 9 मानी गई है। ठीक है, इसमें और इसके साथ ही दूसरा जो प्रश्न है वो है हमारा 52। लिखा हुआ है कीर्तिलता। कीर्तिलता किस भाषा में रचित रचना है। ऑप्शन दिए हुए हैं ब्रज भाषा है, अवहट भाषा है, दूसरी है मैथिली भाषा और अवधी भाषा। ये 4 भाषाएं दी हुई हैं। बताना है किस भाषा में कीर्तिलता लिखी गई थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी सही, यानी कि अवहट भाषा में लिखी गई थी। और कीर्तिलता जो है विद्यापति की महत्वपूर्ण रचना है। विद्यापति जी ने महत्वपूर्ण रचना लिखी है जिसका नाम है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। 2 इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और एक और इसके साथ ही रचना है पदावली इनकी जो रचना है वो मैथिली भाषा में लिखी गई है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। और इनकी जो इसका जो आंसर है कीर्तिलता किस भाषा में, तो अवहट भाषा में। कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों ही रचना है इनकी अवहट भाषा में लिखी गई है, और ये विद्यापति की रचना है महत्वपूर्ण। ठीक है, इसके साथ हम नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है 53 का। ऑप्शन दिए हुए हैं भक्ति काल का एक अन्य नाम उत्तर मध्यकाल था,
दूसरा है सही नहीं बताना है, ठीक है। दूसरा है रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति का स्रोत दक्षिण भारत माना है, तो बिल्कुल माना है। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट तीसरा ऑप्शन लिखा है भगवत धर्म के प्रचार प्रसार के परिणाम फलस्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ, ठीक है। दूसरा है और भक्ति को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा 53 का हो जाएगा ए सही। पूछा है सही नहीं बताना है हमको, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए सही, यानी कि का। लिखा हुआ है भक्ति काल का एक अन्य नाम उत्तर मध्यकाल है, तो इसका भक्ति काल का एक अन्य नाम उत्तर मध्यकाल नहीं है। उत्तर मध्यकाल जो है श्रृंगार काल को कहा गया है, श्रृंगार काल को कहा गया, ठीक है, उत्तर मध्यकाल। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 54। प्रश्न है किस हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं ये पूछा है। प्रश्न नंबर है 54, आप लोग देख सकते हैं प्रश्न नंबर 54 है। ऑप्शन दिया हुआ है 2 उपभाषाएं हैं, 3 उपभाषाएं हैं, या फिर हैं 4 उपभाषा हैं, ठीक है, या फिर है 5। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा 54 का डी सही आंसर। 5 उपभाषाएं 18 बोलियां हमारे जो हिंदी की जो हमारी मानक हिंदी है उसके अकॉर्डिंग 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों का कहीं ना कहीं समूह मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 55। प्रश्न है सही कथन बताना है इसमें, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं मौन वाचन द्वारा एकाग्रचित्त होकर पढ़ा जाता है। दूसरा है ये कौशल सहित संबंधित प्रश्न है, तो कौशल के भी प्रश्न कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, तो इसलिए 1-2 प्रश्नों को कौशल मतलब पेडालॉजी से रिलेटेड भी रखा है। दूसरा है पठन कौशल में छात्र उचित गति से विराम हाव भाव के साथ पढ़ना सीखते हैं। दूसरा लिखा हुआ नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लेखन कौशल ज्ञान को संग्रहित करने में सहायक है। लास्ट ऑप्शन है भाषा कौशल का हिंदी शिक्षण में कोई महत्व नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 55 का डी सही। भाषा कौशल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो लिखा है कि इसमें लिखा है भाषा कौशल का हिंदी शिक्षण में कोई महत्व नहीं है, तो आंसर गलत पूछा है, तो इसीलिए आंसर हमारा हो जाएगा डी सही, ठीक है, डी सही आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 56। प्रश्न नंबर है रस का स्थायी भाव, रस एवं स्थायी भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन हो जाए ऑप्शन है हमारे विवत्स जुगुप्सा है, शांत शोक है, हास्य उत्साह है और श्रृंगार विभत्स है। तो आंसर इसका जो होगा ए 56 का आंसर हो जाएगा ए सही विभत्स रस, ये सही है। विकल्प सही पूछा है, कौन सा विकल्प सही है, बाकी ये तीनों गलत हैं और आंसर जो सही है वो ए सही है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नेक्स्ट दूसरा 57। प्रश्न है मैथिली का क्षेत्र नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है दरभंगा है, पूर्णिया है और गोरखपुर है, मधुबनी है। मैथिली भाषा सबसे ज़्यादा मतलब किस क्षेत्र में नहीं कम बोली जाती है, वो मैथिली भाषा का क्षेत्र नहीं पूछा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 57 का सी सही, यानी कि गोरखपुर इसका क्षेत्र नहीं है, बाकी पूर्णिया दरभंगा और मधुबनी तीनों ही क्षेत्र मैथिली भाषा के माने गए हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा गोरखपुर यानी कि सी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 58। सिफारिश किस भाषा का शब्द है, आंसर हो जाएगा इसका ए सही, फारसी भाषा का शब्द है सिफारिश, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 59। प्रश्न सदैव में कौन सी संधि है, ठीक है, सदैव आप लोग संधि पढ़ेंगे, मैं सारे कहीं ना कहीं आप सभी को व्याकरण से रिलेटेड भी प्रश्न पत्र लेकर आऊंगी, और जिन लोगों को अगर साहित्य पढ़ना है या फिर ग्रामर पढ़ना है तो कहीं ना कहीं हमें एक मैसेज ज़रूर करें और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर रिलेट करें कि मैं कौन सा सबसे पहले आपको किस पैटर्न पर ज़्यादा फोकस करूँ, ग्रामर पर या फिर साहित्य पर। आपको जो पढ़ना है आप उससे रिलेटेड अपना कमेंट दे सकते हैं, वही प्रश्न पत्र आपके के सामने होगा। तो 59 का जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा 59 का प्रश्न हो जाएगा सी सही, यानी कि वृद्धि संधि, सदैव में वृद्धि संधि है। आप लोग जब मैं वृद्धि संधि पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगी। और इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे लोग ही लागत कबत बनावत मोहित मेरे कवित बनावत, प्रमुख युक्ति किसकी है। ऑप्शन दिए हुए हैं घनानंद है, बिहारी है, केशव है, तुलसीदास है, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका ए सही, घनानंद की महत्वपूर्ण युक्ति है ये, मोहित मेरे कवित बनावत लोग है लागत मैं कवित बनावत, यानी कि इन्होंने घनानंद जी कहते हैं कि मुझे तो मेरे कवित्व ने मुझे बनाया है और लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कवित्व को बनाता हूँ, यानी कि मैं कविता लिखता हूँ, लेकिन कविता को मैं नहीं लिखता। घनानंद का मानना है कविता को मैं नहीं लिखता हूँ, कविता मुझे लिखती है।
ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए सही, घनानंद। इसके बाद हम नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली बताना है। ऑप्शन है गढ़वाली है, मारवाड़ी है, अवधी है और है कन्नौजी। तो आंसर हो जाएगा 61 का कन्नौजी। कहीं ना कहीं पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियों का समूह माना गया है और उन 5 बोलियों में है कन्नौजी, अवधी बघेली, कन्नौजी, सॉरी अवधी बघेली तो ये तो उसकी हैं, पूर्वी हिंदी की हैं, ब्रज बागरू और कन्नौजी, ये प्रमुख बोलियां हैं। 5 बोलियों का समूह है जिसमें, और कन्नौजी एक महत्वपूर्ण है, हरियाणवी है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 61 का डी सही। ठीक है, डी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 62 को। प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र के किसने दिया था, त्रिभाषा सूत्र का जो प्रतिपादन है किसने किया था। ऑप्शन दिया हुआ है सैडलर आयोग ने दिया था, या फिर राधाकृष्णन आयोग ने दिया था, मुदालियर आयोग ने दिया था, या फिर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के आधार पर जो त्रिभाषा सूत्र स्थापित हुआ था वो किसका था। तो आंसर हो जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इस पर स्टार लगाकर नोट कर लें। नेक्स्ट टीआरई 3 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएगा इसका 62 का डी सही। ठीक है, यानी कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के आधार पर जो त्रिभाषा सूत्र स्थापित हुआ था, किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नेक्स्ट दूसरा 63। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन दिया हुआ है सज्जनता का दंड, उसने कहा था, ईश्वरीय न्याय और सिपाही की मां। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है 63 का। प्रश्न आंसर हो जाएगा उसने कहा। महत्वपूर्ण ये कहानी है, 1915 में ये कहानी लिखी गई थी, उसने कहा था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी सॉरी खा सही, ये वाला उसने कहा था। ये चंद्र शर्मा गुलेरी की महत्वपूर्ण रचना है, 1915 में लिखी गई थी, जो पहली कहानी विश्व युद्ध के आधार पर मानी जाती है। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे, विकलांग श्रद्धा का दौर। महत्वपूर्ण ये रचना है, विकलांग श्रद्धा का दौर किस निबंधकार की रचना है। ऑप्शन दिया हुआ प्रभाकर माचवे हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, या फिर हरिशंकर परसाई हैं, कुबेर नाथ राय हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका हरिशंकर परसाई। महत्वपूर्ण रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर, यह एक व्यंग्यात्मक रचना है, व्यंग्यात्मक रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर, जो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचना है। और आंसर हो जाएगा इसका गा सही, 64 का सी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है 65। प्रश्न है सिक्का बदल गया के कथाकार हैं कौन है। ऑप्शन दिया हुआ है मरहुंसा परवेज हैं, कृष्णा सोमती हैं, मृणाल पांडे हैं, या फिर मृदुला गर्ग हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ख सही, यानी कि बी। आंसर हो जाएगा बी सही, कृष्णा सोमती। महत्वपूर्ण रचना है कृष्णा सोमती, सिक्का बदल गया, ये वाला। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 66। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतीय मंडल का नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है, हाँ और नहीं में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, आप जल्दबाजी में प्रश्न गलत कर देते हैं। तो इस चीज को जरूर आप लोग याद रखिएगा कि हाँ और ना, ये जहां नहीं हो उसको राउंड जरूर करिएगा, जिससे आपका प्रश्न गलत नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप पूछा है नहीं है, कवि भारतीय मंडल का जो कवि नहीं है ये पूछा है। ऑप्शन दिए हुए हैं रामनरेश त्रिपाठी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, जगमोहन सिंह हैं, और है बद्री नारायण प्रेमघन। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही। रामनरेश त्रिपाठी जो हैं एक राष्ट्र कवि के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने राष्ट्र कवि पर आधारित बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जो प्रयोगवाद प्रगतवाद के समथिंग नई कविता के बीच में इनका शुभारंभ इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। तो आंसर हो जाएगा ए सही। प्रश्न नंबर देखेंगे 67 को। प्रश्न है जो आदमी जिस समाज का है उसके व्यवहार का कुछ असर समाज पर जरूर पड़ता है। बिल्कुल, और यह किस प्रकार का वाक्य है, ये इसमें पूछा है, कथन दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि किस प्रकार का वाक्य है ये। ऑप्शन दिए हूँ सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या फिर है निषेधात्मक वाक्य। तो आंसर हो जाएगा 67 का, वो हो जाएगा सी सही, एक मिश्रित वाक्य है। कहीं ना कहीं मिश्रित वाक्य में एक चीज को याद रखिएगा आप, जिस तरीका से अगर असर प्रश्न पर पड़ता है, जैसे ये है जो आदमी, ठीक है, जिस समाज में रहता है उसके व्यवहार का कुछ न कुछ असर, यानी कि जो आदमी है उसका कहीं ना कहीं दूसरे जो वाक्य है उसका उस पर असर जरूर पड़ रहा है। तो इसीलिए ये वाक्य मिश्रित वाक्य में गिना जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका सी सही, यानी कि मिश्रित वाक्य। अब प्रश्न देखेंगे 68। प्रश्न है ठा का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, ठा शब्द है, ठा वर्ड है, सॉरी,
ठा वर्ड का उच्चारण स्थान हमें बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, तालु है, कंठ है, दंत है और है मूर्धा। तो आंसर हो जाएगा इसका घा सही 68 का, डी सही आंसर है, यानी कि मूर्धा वर्ग में आता है। और टा ठा डा ढा इस प्रकार से ये आते हैं। ये मूर्धन इसका जो ठा शब्द का उच्चारण स्थान है मूर्धा है। आंसर नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर है हमारा निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध है? अशुद्ध हमको बताना है 25, 41, 29 या 51, 91। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 69 का, वो हो जाएगा बी सही 41। ई की मात्रा है यहाँ लिस लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा अशुद्ध पूछा है तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा खा सही। प्रश्न देखेंगे 70। प्रश्न है लिंग निर्णय का कौन सा युग सही है? ठीक है, ऑप्शन लिखा हुआ है चील स्त्रीलिंग है बिल्कुल, संतान पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग में आता है, संतान हमारी ऐसी हो गई, संतान हमारी ऐसी है, तो ये स्त्रीलिंग का शब्द है। दूसरा है समूह, समूह एक पुल्लिंग है। दूसरा लिखा हुआ है प्रजा, पुल्लिंग शब्द है, प्रजा एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये सारे के सारे तीनों जो वर्ग हैं वो गलत हैं। आंसर हो जाएगा का सही, यानी कि चील एक स्त्रीलिंग शब्द है। आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न, कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूंगी बीपीएससी 3 के जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनको कहना चाहूंगी, एक मेरी छोटी सी बात है जो जरूर माने और कहीं ना कहीं आपको फायदा ही देगा। मेरा कहना यह है कि आप बुक को छोड़ करके आप प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाएं, क्योंकि बुक को पढ़ने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है कि टाइम बहुत कम है। अगर आपके पास 3 या 4 महीने का टाइम होता तो आप बुक से पढ़ने में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे, लेकिन आयोग का क्या कहा जाए, आयोग ने वक्त ही नहीं दिया है लोगों को और प्रिपरेशन करने का। तो मेरा सिर्फ उनसे ये कहना है कि आप जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, बस इसी से आपके स्कोर में जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा आपका स्कोर। और अगर आप बुक को लेकर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं उसमें उलझ जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि आप प्रैक्टिस सेट्स जरूर सॉल्व करिए। जैसे कि आपने दिन में अगर 2 घंटे किताब पढ़ी है तो आप 2 घंटे प्रैक्टिस सेट्स जरूर सॉल्व करिए हर रोज। कहीं ना कहीं 2 या 4 प्रैक्टिस सेट रोज सॉल्व करेंगे तो उससे आपका स्कोर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो बस यही एक छोटी सी बात थी। इसके बाद प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर है 70। आंसर हो जाएगा इसका 70 का ए सही, ये तो हमने बता ही दिया था, चील चील इसका आंसर है, ए सही है, बाकी ये तीनों गलत हैं। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 71। निम्नलिखित विकल्प में कौन सा विकल्प ओज गुण का व्यंजक है? महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। संयुक्ताक्षर का आदित्य, दूसरा है समास का बाहुल्य, और तीसरा जो है टा वर्ग का अधिक प्रयोग, और जो खा वर्ग नेक्स्ट ऑप्शन है वो है विवत्स रस की प्रधानता। तो ओज गुण जो है वीर रस से रिलेटेड होता है और उसी में बताया है कि कौन सा व्यंजक माना गया है। तो आंसर हो जाएगा 71 का डी सही, विवत्स रस। ठीक है, क्योंकि ओज गुण में विभत्स रस यानी कि वीर रस का प्रधानता रहती है, तो आंसर हो जाएगा इसका विभत्स रस। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है? प्रश्न है अन्वेषण का संधि विच्छेद बताना है। आंसर हो जाएगा इसका 72 का, वो हो जाएगा सी सही, अनुधन एषण। ठीक है, अनुधन एषण। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 73 का प्रश्न है कर्ता ने विभक्ति चिन्ह के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, कर्ता के, ठीक है, ने जो शब्द ने वर्ड आता है वो किस विभक्ति से रिलेट करता है? ऑप्शन दिया हुआ सामान्य अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगती है। दूसरा है जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने का प्रयोग होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्तमान में भविष्य कालों की क्रिया में वर्तमान के साथ नए का प्रयोग नहीं होता है। उपयुक्त में से सभी। तो आंसर हो जाएगा 73 का डी सही, उपयुक्त में से सभी हैं। ठीक है, ने का प्रयोग होता है, सभी वर्डों में ने का प्रयोग हुआ, वो सभी शब्दों में ने का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 74। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संबंध बिहार से नहीं है? महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और टीआरई 3 वालों से मैं कहना चाहूंगी इस प्रश्न पर स्टार लगा लें आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए, टीआरई 3 के लिए। और पूछा है किस साहित्यकार का संबंध जो है बिहार से नहीं। ऑप्शन दिया हुआ शिवपूजन सहाय और हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर और हैं फर्डीश्वर नाथ रेंडू। तो नहीं पूछा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 74 का, वो हो जाएगा बी सही, हजारी प्रसाद का संबंध बिहार से नहीं है। बाकी इन तीनों का फर्डीश्वर रेंडू का तो आपने बहुत सारी इनकी आंचलिक जो रचना है पढ़ी होंगी, कहीं ना कहीं इन्होंने बिहार के विषय में बहुत ज़्यादा लिखा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी सही, बी सही, हजारी प्रसाद नहीं है, बिहार से संबंधित नहीं है। और इसके बाद तीनों ही जो कवि हैं बिहार से रिलेटेड हैं।
इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 75, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। बहुत बार आती है आवारा मसीहा जीवनी। आंसर दिया हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, शरद चंद्र चटर्जी उपाध्याय हैं और हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 75 का, वो हो जाएगा बी सही, शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है ये। ठीक है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है, ये बहुत बार हर एग्जाम में रिपीट होती है कहीं ना कहीं। प्रश्न देखेंगे 76 का, समुचित अमीरी के कब्र पर नपनी हुई गरीबी बड़ी है जहरीली होती है। कथन का संबंध है किस कहानी से है। समुचित अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है, महत्वपूर्ण ये कथन है, आप लोग याद रखिएगा इस कथन को। और आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन दिया हुआ है, पहले मैं ऑप्शन बता दूं। ऑप्शन दिया हुआ कहानी का प्लाट, दूसरा है कफन, पूस की एक रात और महुए का पेड़। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 76 का, वो हो जाएगा ए सही, कहानी का प्लाट ए सही है, इसका संबंध जो है कहानी। ए सही है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर, अमृतलाल नागर ने सूरदास को किस उपन्यास का कथानायक बनाया है। ठीक है, और कौन सा जो अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा हुआ सूरदास की महत्वपूर्ण रचना है। ऑप्शन दिया है नाचो बहुत गोपाला, अमृत और विष, खंजन नहन, मानव का हंस। तो आंसर हो जाएगा 77 का, वो हो जाएगा सी सही, खंजन नहन। खंजन नहन अमृतलाल नागर की महत्वपूर्ण जीवनी है। ठीक है, और जिसमें सूरदास की जीवनी लिखी हुई है, महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार रिपीट हुई है ये रचना और कहीं ना कहीं हर एग्जाम में आती है, तो इसको जरूर याद रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 78। प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये, किस पत्रिका को महिलाओं के लिए निकाला था। ऑप्शन दिया हुआ हरिश्चंद्र का, शुभचिंतक और दूसरा है बाल बोधनी, उचित वक्ता। तो आंसर हो जाएगा ग सही, यानी कि सी सही, आंसर होगा सी सही। ठीक, बाल बोधनी इन्होंने जो इनकी पत्रिका थी और इसमें इन्होंने महिलाओं के उत्थान के विषय में बहुत सारे इन्होंने लेख लिखे थे भारतेंदु जी ने, तो आंसर हो जाएगा सी सही 78 का। ठीक है, इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 79। प्रश्न है, निम्नलिखित युग में से कौन सा युग सही नहीं है, पूछा है। ठीक है, पूछा है कबीरदास का ये दोहा दिया हुआ है, कुशल कुशल ही पूछते कुशल रहा ना कोई, किसका है, कबीरदास जी का है। और दूसरा है जियो सो कहूँ संदेश ना, भौरा हे भौरा हे काग, और ये जायसी की रचना पंक्ति है। दूसरा है तजहि तहाय कोट बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। ठीक है, दूसरा जो रचना है ये कबीरदास की है। दूसरा है ओढ़ई पीताम्बर ले लपुटी, वन गोवर्धन ग्वालन संग फिरोंगी। ये प्रमुख रचना किसकी है, वो पंक्ति किसकी है। तो आंसर हो जाएगा 79 का डी सही। बाकी ये तीनों ही पंक्तियां बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो नहीं है वो है सूरदास की, ये रचना नहीं है, ये रचना है माखनलाल की, रसखान की, सॉरी रसखान की महत्वपूर्ण रचना की पंक्तियां हैं, ओढ़े पीताम्बर ले लपटी, वन गोवर्धन ग्वालन संग फिरोंगी। ठीक है, तो आंसर है इसका डी सही। सही युग नहीं पूछा था, कौन सा युग सही नहीं है, तो ये कबीरदास की है। और ये संदेशना प्यूं सो कहूँ संदेशना, ये जायसी की महत्वपूर्ण रचना है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा डी सही 79 का। प्रश्न देखेंगे 80। ठीक है, प्रश्न देखेंगे 80 और लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 80 में, मॉरीशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है। महत्वपूर्ण रचना वो प्रश्न है, मॉरीशस का प्रेमचंद किसको कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं प्रेमचंद सूरी को है, अभिमन्यु अनंत को है और बिहारी बेखबर हैं, या फिर दीपचंद बिहारी को। तो आंसर हो जाएगा 80 का, आप लोग देख सकते हैं अभिमन्यु अनंत, आंसर होगा इसका बी सही, अभिमन्यु अनंत। ठीक है, मॉरीशस का प्रेमचंद अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। प्रश्न देखेंगे 81 का, प्रकाशन वर्ष के बढ़ते क्रम की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम हमको लगाना है। तो आंसर हो जाएगा इसका 81 का ए सही। सबसे पहले जो आता है इनका राजश्री आता है, उसके बाद स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव सामनी। ध्रुव सामनी इनकी लास्ट रचना मानी जाती है कहीं ना कहीं, और तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही। ठीक है, प्रमुख रचना है इनकी क्रम से लगी हुई हैं, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव सामनी। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट। प्रश्न है कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। ठीक है,
ऑप्शन दिए हुए हैं 12 हैं, 14 हैं, 15 हैं, 16 हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, यानी कि 15 सर्ग हैं कामायनी में। 15 सर्ग की जयशंकर प्रसाद की ये महत्वपूर्ण रचना है जिसमें 15 सर्ग उल्लिखित हैं। आंसर हो जाएगा सी सही। प्रश्न देखेंगे 83 का, निम्नलिखित विकल्प में कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, सत्यवती कथा ईसा अल्लाह खां की रचना है, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, मधुमालती मंझन की रचना। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही। सत्यवती ईसा अल्लाह खां की रचना नहीं है, ये ईश्वर सत्यवती जो है इनकी रचना नहीं है, ईसा अल्लाह खां की, ये ठीक है। आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों रचनाएं हैं इसी से रिलेटेड हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है इनका। चंदायन मुल्ला दाऊद की महत्वपूर्ण रचना है, मधुमालती मंझन की रचना है, और पद्मावत है जो मलिक मोहम्मद जायसी की आप लोगों ने पढ़ी होगी, जिसमें 69 सर्ग हैं। तो ये पद्मावत जो है जायसी की महत्वपूर्ण रचना है, तो आंसर हो जाएगा बी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 84, प्रेमचंद लिखित अंतिम कहानी कौन सी है। कफन है, तावान है, अलियोझा है, और पूस की एक रात। आंसर हो जाएगा 84 का ए सही, कफन। इनकी लास्ट कहानी मानी गई है प्रेमचंद की, ठीक है। कफन कहानी लास्ट कहानी है, अंतिम कहानी है। आंसर हो जाएगा ए सही, कफन। प्रश्न देखेंगे 84 का, 85 का प्रश्न देखेंगे। 85 को, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं शिव सिंह सेंगर ने किया था, और जॉर्ज ग्रेशन ने किया था, मिस्र बंधुओं ने किया था, या गाशा दत्तासी ने किया था। तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही, गाशा दत्तासी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का प्रयास किया था। आंसर हो जाएगा डी सही। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 86। प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा का। ऑप्शन दिए हुए हैं छात्र को स्व अध्याय की प्रवृत्ति विकसित करना, शब्द एवं सूक्ति भंडार में वृद्धि करना, सौंदर्यानुभूति की भावना का विकास करना, व्याकरण पढ़ने के अतिरिक्त बोझ से मुक्त करना। तो आंसर जैसा कि हम लोग समझ ही गए होंगे ऑप्शन से, आंसर हो जाएगा इसका डी सही। आंसर हो जाएगा डी सही, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 87 को, आंख का अंधा गांठ का पूरा, मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन लिखा हुआ है मित्र होकर शत्रुता करना, भले बुरे के साथ समान व्यवहार करना, ऑप्शन है धनवान मूर्ख, और लास्ट जो ऑप्शन है समझ से काम न करना, ठीक है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका हमें अर्थ बताना है मुहावरे का। आंसर हो जाएगा 87 का सी सही, धनवान मूर्ख, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी सही। प्रश्न देखेंगे 88 को, प्रश्न है प्रश्न दिया हुआ है पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं 1800 में, 1835 में, 1839 में, 1857 में। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है 1800 में मानी जाती है गिलक्रास्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए सही। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है पोस्टमार्क के प्रवर्तक कौन है। तो आप ऑप्शन दिए हुए हैं बल्लवाचार्य हैं, और विठलनाथ हैं, साथ ही हैं सूरदास और शंकराचार्य। आंसर हो जाएगा इसका बल्लवाचार्य। पुष्टमार्ग के जो संस्थापक यानी प्रवर्तक बल्लवाचार्य को माना जाता है, कहा जाता है इन्हें पुष्टमार्ग का जहाज भी कहा जाता है बल्लवाचार्य को। तो आंसर हो बल्लवाचार्य ने सूरदास को पुष्टमार्ग का जहाज कहा था, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा ए सही, बल्लवाचार्य। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 90। प्रश्न है मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा 90 का, ऑप्शन है 1956 में, 1954 में, 1960 में, 1936 में। आंसर हो जाएगा इसका बी सही, 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। महिला आंचल फर्डिसो रेणु का महत्वपूर्ण बिहार की जनजीवन पर आधारित एक महत्वपूर्ण रचना है, और जिसे महिला आंचल कहा है, इसके रचनाकार हैं फर्डिसो दास रेणु, और यह एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें पूर्णिया जिले का इन्होंने उल्लेख किया है इस उपन्यास में। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी सही, यानी कि 1954 में ये प्रकाशित हुआ था महत्वपूर्ण उपन्यास फर्डिसो रेणु का। ऑप्शन है 91 का, प्रश्न है 91 प्रश्न है लाल पान की बेगन कहानी के पात्र हैं कौन है।
गोबर है और धनिया है, हल्कू मुन्नू है, बिरजू और चिपैया है, पंचा और बुद्धगुप्त, चंपा और बुद्धगुप्त है। तो आंसर हो जाएगा हमारा लाल पान की जो बेगम है, महत्वपूर्ण रचना है लाल पान की बेगम। और इसका जो आंसर है वो हम देखेंगे 91 का, और 91 का आंसर हो जाएगा सी सही, बिरजू और चंपिया। ठीक है, ये और गोबर और धनिया जो है जो प्रेमचंद का महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसका नाम है गोदान। गोदान, ठीक है, गोदान के पात्र हैं। साथ ही ये जो चंपा और बुद्धगुप्त हैं वो जयशंकर प्रसाद का महत्वपूर्ण नाटक है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, उसके पात्र हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, बिरजू और चंपिया। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 92। प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसको आप स्टार लगाकर तैयारी 3 के लिए नोट कर सकते हैं सभी लोग अपने नोट्स में। तो आंसर हो जाएगा इसका सोनार, तारी, गोरा या चंद्रगदा या गीतांजलि। तो आंसर हो जाएगा डी सही। हम लोग सभी जानते हैं गीतांजलि पे रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला हुआ था। तो प्रश्न नंबर 92 का हो जाएगा डी सही। प्रश्न नंबर देखेंगे 93। खालसा पंथ संस्थापक कौन है। ऑप्शन दिए हुए हैं, गुरु नानक है, गुरु गोविंद सिंह है, गुरु तेज बहादुर है, गुरु अर्जुन देव है। तो आंसर हो जाएगा इसका 93 का, वो हो जाएगा बी सही, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह, यानी कि आंसर हो जाएगा बी सही। प्रश्न देखेंगे हम, महादेवी वर्मा की गद्य कृति नहीं है। ठीक है, महादेवी वर्मा की कौन सी रचना नहीं है जो गद्य में लिखी गई है। ऑप्शन दिए हुए हैं, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, पथ के साथी और स्मृति की रेखाएं। तो गद्य रचना हमको बतानी है कि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हमने ऑप्शन बता दिए हैं। आंसर हो जाएगा इसका 94 का, वो होगा बी सही, यानी कि माटी की मूर्ति इनकी गद्य रचना नहीं है। बाकी ये तीनों ही इनकी महत्वपूर्ण रचना है और जो बहुत बार रिपीट होती हैं। माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी में इन्होंने इनके जो समकालीन कवि हैं महादेवी वर्मा जी के, उनका उल्लेख किया है इस रचना में। सभी का इन्होंने जो इनके समकालीन कवि रहा करते थे उन सभी का उल्लेख है इस रचना में, जिसे इन्होंने नाम दिया है पथ के साथी। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 95। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। किसकी रचना है मैं नीर भरी दुख की बदली, और किस रचना में संकलित है ये महत्वपूर्ण रचना। लिखा हुआ है नीरजा, निहार, दीपशिखा, रस्म और यामाहा। आंसर हो जाएगा 95 का डी सही, यामा में इन्होंने ये इस रचना का उल्लेख किया है, नीर भरी दुख की बदली। ये महत्वपूर्ण सभी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं, महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण रचना है ये, तो आप लोग समझ सकते हैं। आंसर हो जाएगा डी सही। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 96। प्रश्न है किस कृति के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और कौन सी रचना थी जिसको रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन दिए हुए हैं, कुरुक्षेत्र है, रसमर्थी है, उर्वशी है, संस्कृत के 4 अध्याय। तो आंसर हो जाएगा इसका 96 का, वो हो जाएगा सी सही, उर्वशी। उर्वशी इनकी बहुत ही आध्यात्मिक रचना है जो बहुत ही फेमस हुई थी, जिसे इस 1968 में इन दिनकर जी को एक ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, आप लोग याद रख सकते हैं। साथ ही याद रख सकते हैं कि दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उर्वशी पर मिला था। दूसरा ये कब मिला था, तो 1968 में मिला था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 97। प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, कौन सी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, निशा निमंत्रण, तीसरी रचना है टूटती चट्टाने, आरती और अंगारे। तो आंसर हो जाएगा ए सही। आंसर हो जाएगा इसका ए सही। हरिवंश राय बच्चन की महत्वपूर्ण जो रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो आत्मकथा है, 4 भागों में ये विभाजित है। इसके 4 भाग हैं। ठीक है, एक है नींद से निर्माण, नींद से निर्माण, और है क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर। इस प्रकार से इनके 4 भाग किए गए हैं इस रचना के, और 4 भागों में इनकी महत्वपूर्ण आत्मकथा है जिसे बहुत ही प्रसिद्धि मिली इस रचना को। ठीक है, जिसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर है 98। प्रश्न है प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि कौन हैं। प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं कौन। ऑप्शन दिया हुआ है, हरिवंश राय बच्चन है, केदारनाथ अग्रवाल हैं, धर्मवीर भारती हैं और हैं अज्ञे। तो आंसर हो जाएगा, जैसा कि हम समझ चुके होंगे, 98 का। कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं 98 का प्रश्न नंबर हो जाएगा बी सही, केदारनाथ अग्रवाल।
जो हैं प्रगतिवादी काव्य धारा के महत्वपूर्ण लेखक माने जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन हैं, ये गद्यकार हैं, इन्होंने रचनाएँ काव्य कम लिखा है और ये हैं खालाभास से रिलेटेड हैं। धर्मवीर भारती काव्य रचनाएँ लिखी हैं, इन्होंने जितनी भी लिखी हैं, गद्य रचनाएँ लिखी हैं। ये जो हैं एक प्रयोगवादी कवि माने गए हैं। तो आंसर हो जाएगा इस प्रकार से बी सही, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल। नाटक जारी के रचनाकार कौन है? महत्वपूर्ण रचना है, ये नाटक जारी है, बहुत बार आता है एग्जाम में, मोस्टली हर एग्जाम में रिपीटेड ये प्रश्न है। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, राजेश जोशी हैं, दूसरा है लीलाधर जंगूड़ी, मोहन राकेश। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, लीलाधर जंगूड़ी की ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है नाटक जारी है। यह एक काव्य रचना है, आप लोग याद रखेंगे। यह एक काव्य रचना है, लीलाधर जंगूड़ी की प्रसिद्ध रचना है, बहुत बार रिपीट होती है ये रचना। इसके बाद ये प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, इसके जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो दूसरे वीडियो में मैं दूंगी। और आप लोग बताएं, आपको साहित्य अगर ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है तो साहित्य के वीडियो ज़्यादा देंगे, और अगर ग्रामर से रिलेटेड वीडियो चाहिए आपको तो एक कमेंट जरूर लिख के दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर पूरा करें, ठीक है। इसके बाद है लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन फिल्म एवं पटकथा लेखक से जुड़े नहीं हैं? कौन है जो जिन्होंने फिल्मी और पटकथा लेखन नहीं किया है? ऑप्शन है राजेश जोशी हैं, शरद जोशी हैं, अमृतलाल नागर हैं और हैं जगदीश नारायण चौबे। आंसर हो जाएगा 100 का डी सही, जगदीश नारायण चौबे के द्वारा ये, ठीक है। जगदीश नारायण चौबे जो पटकथा और फिल्मी उससे नहीं जुड़े हुए हैं, बाकी सभी जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने पटकथाएं लिखी हैं और फिल्मी रोल किए हैं, जिसमें है राजेश जोशी हैं, शरद जोशी हैं, अमृतलाल नागर हैं। तो आज इतना ही। इससे 1 से लेकर के 150 तक हम नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे प्रश्न पत्र इस प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।